हेलो बच्चों, समसामयिक भारत की हमारी पहली क्लास में हमने पढ़ा कि भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। उसी क्रम में हम लोग भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं के बारे में और अधिक पढ़ेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे। पहले हमने पढ़ा गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में, जिसे हम असंलग्नता का नाम भी देते हैं। उसी से हमने जुड़ा हुआ पाया कि गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से किस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपनाया गया। फिर हमने पढ़ा कि पंचशील का सिद्धांत भारतीय विदेश नीति में किस प्रकार महत्व रखता है। आज हम पढ़ेंगे भारत की अगली विशेषता के बारे में, विदेश नीति की शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। भारतीय विदेश नीति की यह प्रमुख विशेषता है कि इसने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाया है। ये वास्तविक रूप में पंचशील के सिद्धांत से जुड़ी हुई है। हमने पढ़ा बच्चों, जो पंचशील का सिद्धांत पढ़ा था उसमें 5वें सिद्धांत में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात कही है, जिसका अर्थ है कि विश्व के सभी राष्ट्र एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ पारस्परिक संबंधों को सही ढंग से संचालित करते हुए शांति बनाए रखेंगे और एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सही अर्थों में देखें तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति की पक्षधर थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में जो माहौल तैयार हुआ, शीत युद्ध की स्थिति थी, जो जन धन की हानि हुई थी और उस युग में आणविक हथियारों की जो प्रतिस्पर्धा थी, उसमें विश्व शांति को सर्वोपरि मानते हुए इस सिद्धांत को अपनाया गया। जो देश नव स्वतंत्र हुए थे, अर्धविकसित थे, पिछड़े हुए देश थे, उनके उत्थान के लिए शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करना सबसे पहली आवश्यकता थी। भारत भी इन्हीं श्रेणी के देशों में से था जिसको अभी अभी स्वतंत्रता मिली थी और स्वतंत्रता के बाद ही भारत का विभाजन हुआ और विभाजन के साथ ही भारत को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में भारत के समक्ष शांति स्थापित करना और अपनी समस्याओं का समाधान करना एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। इसके अभाव में भारत में जो आर्थिक पुनर्निर्माण था, भारत का आर्थिक विकास था, वो संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में भारत ने अपनी विदेश नीति में अंतर्राष्ट्रीय शांति और अपने देश में भी शांति स्थापित करने को सर्वोपरि माना, क्योंकि हथियारों की जो दौड़ थी उस समय, शस्त्रीकरण का जो दौर था, शीत युद्ध की स्थिति थी, उसमें शामिल होना में विश्व शांति भंग होने की पूरी संभावनाएं थी। सभी देशों के मध्य अविश्वास, संदेह और आशंका व्याप्त थी। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए और तृतीय विश्व युद्ध की संभावना को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने 12 जून 1952 को अपनी शांतिवादी नीति घोषित की और कहा कि हमारी पहली नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे हम किसी भी भयंकर घटना को घटित होने से रोक सकें। और इसी को समझते हुए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को भारतीय विदेश नीति का भाग बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद विश्व शांति के लिए भारतीय तत्परता इसकी विदेश नीति का अंग बन गई और भारत की विदेश नीति में विश्व शांति की सुरक्षा को अत्यधिक महत्व दिया गया। भारत ने विश्व शांति को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित नीति अपनाई, जिसमें कुछ तत्व शामिल थे। जैसे इस धारणा से प्रेरित होकर भारत किसी भी विश्व स्तरीय गुट में शामिल नहीं हुआ और दोनों गुटों से अलग रहकर भारत ने अटल रहकर गुटनिरपेक्षता की नीति को नहीं छोड़ा, उसका पालन किया। वर्तमान समय में भी इसकी प्रासंगिकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत ने नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। पंचशील का सिद्धांत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को सफल बनाने के लिए अपनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक ऐसे अवसर आए जब विश्व स्तर पर तृतीय विश्व युद्ध का माहौल तैयार हुआ, लेकिन तब भारत ने अपना सक्रिय योगदान देते हुए दोनों गुटों के मध्य तनाव को कम करने का प्रयास किया। अगला है कि विश्व के विभिन्न देशों में हथियारबंदी की होड़ होने के बावजूद भारत
इस प्रतिस्पर्धा से दूर रहा और विश्व स्तर पर उसने निशस्त्रीकरण के जो प्रयास थे उसमें सक्रिय भूमिका निभाई। इस तरह से भारत की जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति थी वो भारत की प्राचीन परंपरा वसुधैव कुटुंबकम का जो दर्शन था उसके अनुरूप थी, उससे प्रेरित थी। अहिंसा के दर्शन को भी इसमें शामिल किया गया और भारत को युद्ध की विभीषिका से रोकने के भारतीय प्रयास सराहनीय रहे। भारत ने परमाणु क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की वो भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक थी, लेकिन इतनी शक्तियां अर्जित करने के बाद भी भारत ने जो विश्व स्तर पर जो अपना संयमित व्यवहार प्रदर्शित किया उससे विश्व के सभी विकसित देश प्रभावित थे और इस तरह से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति भारतीय विदेश नीति की एक प्रमुख समस्या के रूप में हमें दिखाई देती है। अगला पॉइंट है उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद का विरोध। अब हम जब ये विशेषताएं पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि तीनों शब्द आखिर क्या हैं। उपनिवेशवाद का हम देखें तो उपनिवेशवाद का अर्थ है कि जब कोई शक्तिशाली देश किन्हीं छोटे देशों पर या कमज़ोर राष्ट्रों पर अपने आर्थिक हितों के लिए, अपने विभिन्न हितों की पूर्ति के लिए उस पर अधिकार स्थापित करता है, वहाँ का पूरा शोषण करता है, तो हम उसको कहते हैं उपनिवेशवाद। जैसे कि इंग्लैंड ने भारत में अपने आर्थिक हितों को देखते हुए, अपने व्यापारिक हितों को देखते हुए भारत को अपना उपनिवेश बनाया और लंबे समय तक भारत पर शासन करके उसका भरपूर शोषण किया। तो यह प्रक्रिया कहलाती है उपनिवेशवाद। ऐसा इंग्लैंड ने अन्य देशों के साथ भी किया, अमेरिका में किया उसने, और अफ्रीका के भी विभिन्न देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है कि अपनी सीमाओं में वृद्धि करने के लिए, अपने साम्राज्य में वृद्धि करने के लिए निरंतर युद्ध करना और किसी न किसी बहाने से अपने सीमाओं को बढ़ाना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, यह नीति कहलाती है साम्राज्यवाद। और नस्लवाद का अर्थ होता है कि जाति, रंग, संप्रदाय आदि के आधार पर भेदभाव करना, मतभेद की स्थिति रखना, ये कहलाता है नस्लवाद। तो अब तीनों शब्द आपके सामने क्लियर हैं। तो भारत स्वयं उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का सामना कर चुका था। इंग्लैंड ने काफ़ी लंबे समय तक भारत को अपना उपनिवेश बनाया और अपनी साम्राज्यवादी भावना के तहत साम्राज्यवाद के सिद्धांत को भी अपनाया। ऐसी स्थिति में जब भारत इन सभी चीज़ों को महसूस कर चुका था तो उसने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद के विरुद्ध कठोर नीति अपनाते हुए इनके विरुद्ध संघर्ष को भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख आधार बनाया, ताकि कभी भी वापस से भारत को इन विरोधी तत्वों का सामना न करना पड़े। विश्व स्तर पर जिन भी देशों में, एशिया, अफ्रीका, जितने भी देश थे, यूरोपीय देश थे, वहाँ पर साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नस्लवाद के विरोध में जितने भी आंदोलन चल रहे थे, भारत ने उनका खुला समर्थन किया। जितने भी राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे उनका खुला समर्थन किया। नस्लवादी विचारधारा के प्रति उग्र रूप अपनाते हुए भारत ने उस नीति का विरोध किया और उसको भारतीय विदेश नीति में शामिल किया। विश्व स्तर पर हम कई गतिविधियां ऐसे देखते हैं, जैसे स्वेज नहर पर अधिकार को लेकर जब इंग्लैंड और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 1956 में मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत ने इसका विरोध करते हुए मिस्र को समर्थन दिया, मिस्र का साथ दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जब क्यूबा पर अधिकार जमाने की चेष्टा की तो भारत ने इसका कड़ा विरोध किया। और इसी तरह से भारत समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाता रहा है। विभिन्न संगठनों के माध्यम से, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच के माध्यम से भारत ने इन तीनों विचारधाराओं के प्रति अपना विरोध प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश के नाम से पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में जब आया तो यह भारत के प्रयासों का ही देन थी कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। भारत ने शुरू से ही रंगभेद और नस्लवाद की नीति का विरोध किया है
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रजातीय भेदभाव का घोर विरोध करते हुए इसके विरुद्ध विश्व स्तर पर आवाज़ उठाई है। इस तरह से इन तीनों विचारधाराओं का विरोध करने के लिए भारत ने इनको अपनी विदेश नीति में शामिल किया। इसके अलावा, इन विशेषताओं के अलावा हम भारतीय विदेश नीति की अन्य कई प्रमुख विशेषताएं भी देखते हैं, जैसे एशियाई देशों के मध्य एकता की स्थापना करना और उसको मूर्त रूप प्रदान करना, विरोधी गुटों के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाना, उनके मध्य सहयोग स्थापित करना और वैमनस्य की भावना को कम करना, नैतिकता के आधार पर विदेश नीति का पालन करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को समर्थन करना और इसके लिए समय समय पर प्रयास करना, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घटनाओं का विरोध करना, संयुक्त राष्ट्र संघ को जब भी मौका मिले, जब भी अवसर मिले, आवश्यकता हो तब उसका पूरा सहयोग और समर्थन करना तथा विश्व शांति को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय शांति पर बल देना। और इसी उद्देश्यों से भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम शॉर्ट में सार्क बोलते हैं, उसकी स्थापना 1985 में की गई। इस तरह से भारत ने अपनी विदेश नीति में प्रमुख तत्वों को शामिल किया और वर्तमान समय में परिस्थितियों के अनुरूप भारत ने समय समय पर अपनी विदेश नीति में परिवर्तन किया है, ताकि भारत एक विकसित राष्ट्र बन सके और उसकी छवि एक विकसित और स्वतंत्र और शांतिमूलक राष्ट्र के रूप में भारत के सामने, विश्व के सामने आ सके। इसके बारे में पढ़िए डिटेल में, पंचशील के सिद्धांतों के बारे में, कब हुआ समझौता, इसके क्या क्या सिद्धांत थे और इससे आपको बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।